बच्चों, तो हम लोगों ने आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो आई होप सभी को मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से क्लियर होगी। तो हम लोग ने जो पढ़ा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था एलिप्स। तो हम लोग आज एलिप्स को एक बार दोबारा समझ लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए एलिप्स, और ध्यान से समझिए कि एलिप्स के जो सारे कंसेप्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उन सारे कंसेप्ट्स को मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। तो एलिप्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे सारे मैं दोबारा एक बार बना के आपको दिखा रहा हूं, इसलिए सारे कंसेप्ट्स आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये आपके पास दोबारा मौका है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक एलिप्स का फॉर्मेशन आप कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे आप बनाते हैं कर्व बना लीजिए। तो आपको हम एलिप्स का फॉर्मेशन करके दे रहे हैं अभी। तो आप अपनी कॉपी में एलिप्स का फॉर्मेशन पहले से ही कर लीजिए। तो ये आपकी कॉपी में एलिप्स का फॉर्मेशन हो गया है पूरी तरीके से। अब एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि एलिप्स बनता ही तब है जब कोई वेरिएबल पॉइंट h, के वो इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट, ये हो गया फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो 1 से छोटा होता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको यही बताया था, अगर PS अपॉन PM का रेशियो इक्वल हो जाता है तो पैराबोला का फॉर्मेशन होता है, लेकिन PS अपॉन PM का रेशियो अगर 1 से छोटा होता है तो एलिप्स का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि PS अपॉन PM का जो रेशियो होता है वो 1 से छोटा होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। E लिखने के बाद हम लोग ये जान चुके हैं कि जो E होता है वो लेस देन 1 होता है, यानी यहाँ पर PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM करते हैं, और एक कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है, इस पाथ की इक्वेशन आ जाती है, और वो आती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, जहां पर जो b² होता है वो होता है a² टाइम्स 1 माइनस e²। ये आपको याद रखना होता है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फोकस को s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं AE, 0, और यहाँ होते हैं माइनस AE, 0। यहाँ पर दो फोकस होते हैं, इसलिए यहाँ पर दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो आप दो डायरेक्ट्रिक्स देख सकते हैं। तो ये पहली डायरेक्ट्रिक्स और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स उस तरफ ऑलरेडी आप बना चुके हैं। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a बाई ई, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। तो ये सारे कंसेप्ट्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आई होप आप लोग को याद आ गई होंगी सारी चीजें। तो अब यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम, ये आपकी मैंने लेटेस्ट रेक्टम बनाई। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बताया था कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a होती है। किस केस में? पैराबोला की केस में। लेकिन इलिप्स के केस में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? वो होती है 2b² बाई a। ये आपकी स्क्रीन पे सामने सामने लिखी हुई है। ठीक है बच्चों? तो लेटेस्ट रेक्टम कोई भी हो इलिप्स में, उसकी लेंथ होती है 2b² बाई a, चाहे वो s से पास करे चाहे वो s' से पास करे। और अगर फोकस के कोऑर्डिनेट को कंबाइन करके लिखते हैं तो उसको फोकाई कहते हैं, वो होता है प्लस माइनस AE, 0। तो बच्चों, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इलिप्स में क्या होता है। इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है इसमें 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है इसमें 2b। तो 2a के कोऑर्डिनेट यानी ये a, 0 होता है, और यहाँ पर माइनस a, 0 होता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस a, 0।
ठीक है। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0। ओके, सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होता है, सेंटर ऑफ इलिप्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ इलिप्स, जहां मैंने 0, 0 लिखा हुआ है। दिस इज सेंटर ऑफ इलिप्स इज 0, 0। तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e। तो ये बच्चों मैंने आपको दोबारा इस लेक्चर में रिवाइज करा दिया है। तो आई थिंक आपको एलिप्स तो कभी नहीं भूलना चाहिए, एलिप्स आप हमेशा ही याद रखिएगा, चाहे उसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस हो, चाहे मेजर एक्सिस y एक्सिस हो। तो मैंने बताया था अगर एलिप्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो ऐसे केस में तो बच्चों हम लोग फिर से आपके सामने एक एलिप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और आपकी जो एलिप्स का फॉर्मेशन है उसमें आपको ध्यान देना होगा कि इस एलिप्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, उसमें एक्सेस बदल जाती है। यहाँ पे मेजर एक्सेस हो जाती है y एक्सेस और माइनर एक्सेस हो जाती है x एक्सेस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। बाकी सारे डायग्राम्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। तो आप a को b से इंटरचेंज कर दीजिएगा, b को a से इंटरचेंज कर दीजिएगा, जहां जहां x हो वहां y कर दीजिएगा, जहां y हो वहां पे x कर दीजिएगा। तो आपके पास सारे के सारे स्टैंडर्ड्स निकल करके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी बेटा लेटेस्ट रेक्टम है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाय a। तो ये सभी बच्चों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, BE, और ये हो जाएगा 0, -b। और ये बनता कब है, जब इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, a लेस देन b हो जाएगा। ठीक, जब a लेस देन b होगा तभी ये इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि a लेस देन b वाले में ये काम होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ पर हो जाता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर, ये होता है। तो बच्चों आपको ये बात याद रखना होगा। तो सारे स्टैंडर्ड्स अब आपको समझ में आ गए होंगे कि आप किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे 0, b और 0, -b। तो वो हो जाएंगे 0, +- b। मेजर एक्सिस अब यहाँ पे 2a नहीं रहेगी, उसकी लेंथ हो जाएगी 2b। माइनर एक्सिस हो जाएगी 2a। तो मेरे ख्याल से आपको इलिप्स के सारे स्टैंडर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड्स 2 बार आपको समझा दिए हैं। तो आपकी बैच का एक बच्चा है आकर्षण, उसके हाफ ईयरली पेपर्स हुए होंगे, तो उसके पास ये क्वेश्चन है, a perpendicular is drawn from the point 4, 1 on the line segment joining 6, 5 and 2, -1. Find the ratio in which the perpendicular divides the line segment internally. तो तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको डायग्राम पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर होगा। मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। तो ये पॉइंट है 4, 1, ये लाइन सेगमेंट है 6, 5 और 2, -1। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द परपेंडिकुलर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन करा के रखा है। तो अगर आप एज इट इज सेम क्वेश्चन कर चुके हैं तो सबसे पहले आप इस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट अपनी कॉपी में निकाल लीजिए। तो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आते ही आप ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो बहुत आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास काम ये है कि आप इस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों की इसके कोऑर्डिनेट है a, b। तो सबसे पहले बच्चों आप इक्वेशन बनाएंगे कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर इसका स्लोप m1 है
और उसका स्लोप m2 है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। तो ये m1 है और अगर ये m2 है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? -1 होगा। एक इक्वेशन आप इससे बना सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों आप एक ए बी की लाइन इक्वेशन बना लीजिए और ए बी की इक्वेशन बनाने के बाद a, b को उस पर सेटिस्फाई करा दीजिए, क्योंकि a, b ए बी पर लाई करता है। तो इस तरह से बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उससे आप a और b निकाल लेंगे। तो पहले आप इतना काम करिए अपनी कॉपी में और मेरे को आंसर बताइए। तो सबसे पहले आप m2 निकाल लीजिए। m2 क्या होगा बच्चों? m2 होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप देख लीजिए कॉपी में। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन -4, यानी ये आ जाएगा 3/2। यानी बच्चों आप इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते हैं। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? अगर ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन। या तो जो हमने तरीका बताया y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, या तो आप जैसे लिखते हैं वैसे लिख लीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स स्लोप आप निकाल चुके हैं x माइनस x1। बोलिए बच्चों, अब आपको ए बी लाइन की इक्वेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 2y माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 3 जा 18। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसको लिख लीजिए आप 3x माइनस 2y माइनस 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस लाइन पर a, b लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 3a माइनस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और बच्चों इक्वेशन 2 आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे दोनों के लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा, है ना? तो कैसे करेंगे आप? अगर आप m2 का स्लोप निकाल चुके हैं तो आप m1 का स्लोप तो इजीली बता सकते हैं। m1 कितना होगा? -2/3। तो आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर तो आप बता ही सकते हैं, है ना? मतलब आप पीएल लाइन की इक्वेशन तो बता ही सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पीएल की लाइन की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 3y माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। ध्यान देते रहिएगा। तो ये क्या बन गई बच्चों? ये बन गई 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x माइनस 3 माइनस 8 यानी कि -11 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो आई थिंक ये आपको इक्वेशंस क्लियर हो गई होंगी। पीएल लाइन की भी इक्वेशन आपको क्लियर है और ए बी लाइन की भी इक्वेशन आपको क्लियर है, ठीक है? तो अब बच्चों ए बी लाइन की इक्वेशन भी आपको क्लियर है और पीएल लाइन की भी इक्वेशन क्लियर है। अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करते ही आपके पास x, y आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करके आप x, y हमको बता दीजिए क्या आ रहा है। आकर्षण ने तो ऑलरेडी किया ही हुआ है, तो आकर्षण बताओ बेटा आंसर क्या है इसका, a, b का या इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है इन दो इक्वेशंस का? आप जल्दी से बताइए बेटा। तो इन दो इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व करिए और मेरे को बताइए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता होगा। जैसे ही आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा जिसको मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। तो जल्दी से ये a, b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप दोनों लाइंस को जल्दी से सॉल्व करिए। क्या पॉइंट निकल के आया है? तो पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y। अब मैं समझ गया हूं आप लोग पढ़ाई में काफी ज्यादा वीक है, कुछ नहीं आता है आप लोगों को। 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया
पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3y प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड होता है, आप उसको जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। तो उस एल्गोरिथम को हम आपको दोबारा क्लियर कर देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। आप पीएल लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, एबी लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, उसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व जैसे ही करेंगे तो आपको पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद तो ठीक है बच्चों, हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। बल्कि अगला क्वेश्चन भी जो मैं सोच रहा हूँ कराने के लिए वो एनसीईआरटी का है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मैं करा ही चुका हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन of circle which touches the x-axis, which touches the x-axis and whose center is 3,4। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेहद आसान लग रहा है, तो आप इसको करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं आसान तरीके से। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई। उसके बाद आप एक सर्किल बना लीजिए जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल आपके सामने कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक, तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल हो गया, ये आपके पास उसका सेंटर है 3,4। तो बच्चों अगर हमें 3,4 तक पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे 3 यूनिट, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे 4 यूनिट, तब हम पहुंचेंगे 3,4 पे। इसका मतलब जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसका रेडियस बन जाता है। तो क्लियर कट देख लीजिए, इस सर्किल की रेडियस 4 यूनिट बन चुकी है। और आप आंसर इसका एक सेकंड में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों x1 y1 क्या है, x1 y1 सेंटर है, तो सेंटर की जगह बच्चों क्या दिया गया, 3,4 दिया है, और रेडियस आपको क्लियर कट 4 विजिबल है। यानी आपका फाइनल आ गया इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑल्टरनेटिव पार्ट है। लिखा है फॉर द पैराबोला x square is equal to minus 16y, find the equation of directrix and the length of latus rectum and length of latus rectum। तो सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन करना काफी आसान सा काम है, क्योंकि आप किस तरह से कर लेंगे, आप कहेंगे कि सर ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, और सर अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ बनाते हैं तो सर वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, तो सर अगर हम आप इसका आंसर लिखना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y को हम कंपेयर करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 4ay से।
तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो 4a की जगह आ जाएगा 16, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4 यूनिट आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसकी फोकस होगी 0, -a और यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी 0, +4। यहाँ से इसकी डायरेक्ट्रिक्स पास कर रही होगी। तो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4 या y -4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक आंसर तो आपका ये आ गया और दूसरा आंसर आपका लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है बच्चों 4a, तो ये हो जाएगा 4 × 4 दैट इज 16 यूनिट्स। तो काफी आसान दोनों ही थे, चाहे सर्किल वाला भी कर सकते थे और आप पैराबोला वाला भी क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हैं, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर आप 14th भी देख सकते हैं, वो भी मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14th में दिया है बच्चों, फाइंड द equations of lines which cut off intercepts on axis whose sum and product are 1 and -6। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। तो बच्चों मैंने आपको काफी देर तक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन ऑलरेडी सिखा रखा है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो बच्चों अगर मैं मानता हूं कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो मैं किस तरह से लिखता हूं आपको पता होगा, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। यही तो हुआ, जहां मैंने बताया था x के नीचे होता है x एक्सिस इंटरसेप्ट जो कि a यूनिट है और y के नीचे होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट जो कि b यूनिट है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अब आप इनका सम कर दीजिए। जब आप सम करेंगे तो 1 आ रहा है और जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो -6 आ रहा है। वो मैंने नहीं कहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि इनका सम और जो प्रोडक्ट है वो 1 और -6 है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर आप जल्दी से सॉल्व करना चाहें तो आपके लिए काफी आसान है। आपके पास सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आप एक ऐसी इक्वेशन निकाल लीजिए जिसके रूट्स a और b हो। तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर वो इक्वेशन होगी x² - x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सर इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, हैज रूट्स a एंड b। तो बच्चों a और b निकालने का ये सबसे आसान तरीका होगा। तो सम ऑफ रूट्स बच्चों आपको पता है कितना है, 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों -6 है, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन आ गई जो मैंने आपके सामने लिखी है। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास a और b निकल के आ जाएंगे। चलिए निकालिए। तो बच्चों ये फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। 3 × 6 आप इसको लिख सकते हैं। 3 × 6 से आप इसके फैक्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। और बच्चों इतने फैक्टर आप सभी लोगों को आते होंगे और अगर आप इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल के आ रही है और x की वैल्यू -2 निकल के आ रही है। तो बच्चों इसमें से मान लो ये किसकी वैल्यू है, a और b की। इसका मतलब अगर ये आपका a है तो ये आपका b है, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स a और b हैं। तो बच्चों अगर आप a3 लेते हैं तो आप जानते हैं a + b का सम है 1, तो b कितना आएगा बच्चों, b आएगा 1 - 3। 1 - 3 कितना हुआ, -2। और बच्चों अगर आप b -2 लेते हैं तो a + b का सम क्या है, 1 है। भाई a + b का सम क्या है, 1 है, तो इसका मतलब a क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि चाहे आप a की वैल्यू 3 लीजिए, चाहे आप b की वैल्यू -2 लीजिए, आपके पास वही पेयर्स फिर से निकल करके वापस आ जाएंगे। अगर आप a3 लेंगे तो b -2 आ जाएगा और अगर b -2 लेंगे
तो आपके पास वापस A3 आ जाएगा। तो बच्चों आप इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, कैसे लिखेंगे? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपके पास आंसर निकल करके आ गया, दिस इज द आंसर। तो अगर आपको ये मेथड ना समझ में आए तो आप डायरेक्टली दो इक्वेशंस दी हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1 और ab इक्वल टू 1, b की वैल्यू निकाल करके एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास a आ जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी 1 दिया है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफी इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल टफ नहीं है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा क्लियर कट विजिबल है। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा क्लियर कट विजिबल है। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समेशन n जा रहा है 2 से लेकर के 10 तक, आपको इवेल्युएट करना है 4 की पावर n। इवेल्युएट समेशन है n इज इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक 4 की पावर n, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, समेशन है तो वैल्यू डालिए। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8, 4 की पावर 9, 4 की पावर 10। तो बच्चों ये है, ये आपको इवेल्युएट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये एक जीपी का फॉर्मेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है बच्चों। तो ये 9 टर्म्स की जीपी है, इसका सम तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों इसका सम? सभी आप लोग अपनी मेहनत से निकालिए। तो बच्चों इसका सम निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे? जीपी के सम का फॉर्मूला। तो जीपी के सम का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 4 स्क्वायर यानी कि 16। जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 4। तो जीपी के कितने टर्म्स हैं ये? आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टर्म्स का सम क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आपका बच्चों सम निकल के आया है 16/3 टाइम्स 4 की पावर 9 माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से करना है। क्वेश्चन बेहद आसान है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, i की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 25 होल स्क्वायर। कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे? सभी बच्चे करिए। तो बच्चों i की पावर 4 के मैंने आपको समझाया था क्या होता है? 1 होता है। फिर i की पावर 4 के प्लस 1 क्या बताया था? i होता है, ठीक है, ये आपको याद होगा। और i की पावर 4 के प्लस 2 क्या बताया था? -1 होता है। और i की पावर 4 के प्लस 3 क्या बताया था? -i होता है। तो इन स्टैंडर्ड्स का यूज करिए, अपना आंसर निकालिए। तो i की पावर 19 है, तो बच्चों 19 क्या हुआ? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि 19 माइनस 16 कितना हुआ? 3, यानी ये 4 के प्लस 3 टाइप का, ठीक है। और नीचे 1 की पावर 25 अपॉन आई की पावर 25, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 यानी 4 के प्लस 1 टाइप का। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आई की पावर 4 के प्लस 3 बच्चों होता है माइनस आई, और आई की पावर 4 के प्लस 1 ये आई होता है। नीचे जो आई है उस आई को ऊपर लाने के लिए आप आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। आप आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए ताकि नीचे वाला आई ऊपर आ जाए। अब बच्चों नीचे आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा -2i का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, -2i का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों? माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये हो गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर बच्चों -1 होता है, तो आंसर आपका -4 आ गया। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप लोग को एनसीईआरटी से दिए जा रहे हैं
और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे दो लाइंस हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आप उसको डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बिना डायग्राम के आप करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए आप डायग्राम जरूर बना लिया करिए। तो ये देखिए, ये आपकी पहली लाइन है जिसको मैंने नामकरण दिया है ए बी, और दूसरी लाइन है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ सी डी। तो कहा गया ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। बस आपको इतनी कंडीशन यूज करनी है, आपके पास जो x है वो निकल के आ जाएगा। तो बच्चों m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो कैसे लिखेंगे m1? लिखेंगे y2 माइनस y1। किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो a b में, तो हमने -2,6 को x1 y1 मान लिया, 4,8 को x2 y2 मान लिया। तो हो गया बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y1 यानी कि 24 माइनस 12 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 8। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट हो गया बच्चों -1। ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 12 और ये हो गया x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो दिस बिकम्स 8 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो x आपका आ गया 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं अपने एलिप्स के क्वेश्चन। एलिप्स का आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of ellipse whose axes are along the coordinate axis vertices आपके पास गिवन है +-5,0 और फोकाई भी आपके पास गिवन है +-4,0। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि इस एलिप्स की जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसका मतलब आपका कोई शिफ्टेड एलिप्स नहीं हुआ। जो आप एलिप्स नॉर्मली बनाते हैं वही एलिप्स आपको बनाना है। आपका जो नॉर्मल एलिप्स है वही है, ठीक, जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया है। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास वर्टिसेस गिवन है। तो मैंने बताया था वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a,0। तो देखिए मैंने वर्टिस के भी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो वो है 4,0 और ये है -4,0। तो आई थिंक ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो इससे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप कंपैरिजन करें तो मैंने बताया था फोकस होता है AE,0 और वर्टिसेस होता है A,0। तो बच्चों इससे आपको क्लियर हो गया होगा पूरा कि A की जगह आपके पास क्या गिवन है। A की जगह गिवन है आपके पास 5 गिवन है, और AE की जगह क्या गिवन है? AE की जगह गिवन है 4। और अगर आप E की वैल्यू निकालें तो आएगी 4/A। A की वैल्यू है 5, तो E की वैल्यू आ गई आपकी 4/5। अब चेक कर लो बच्चों, एलिप्स के लिए E<1 होना चाहिए और E<1 रियलिटी में आ रहा है। इसका मतलब जो आप पढ़ रहे हो एकदम सही है। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है। अब आपके पास A पता है, E पता है, तो आप B निकाल लो। तो B² इज इक्वल टू A², 1 माइनस E² होता है। इस रिलेशन को आप यूज कर लो। ये हो गया 25, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25। तो बच्चों ये आ जाएगा 25 इंटू 9/25। तो बच्चों B² आपको क्लियर कट आ गया कि B² आपका कितना है 9 और A² आपका कितना है 25, क्योंकि A 5 है तो A² 25 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1।
और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आई थिंक ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आना बहुत कॉमन सी बात है इसके लिए। ये कोई बहुत ही रफ एंड टफ या हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन आसान है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। और अगर आप चाहें तो मैं एक क्वेश्चन आपको भी दे सकता हूँ, आप भी कर सकते हो उसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, कोशिश करिएगा वो क्वेश्चन आप ही कर लें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of ellipse, find the equation of ellipse whose axes are along the coordinate axis, foci at फोकाई है वो है 0, ±4 और जो आपकी एसेंट्रिसिटी है वो है 4/5। तो बच्चों देखिए किस तरह से करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose axes are along the coordinate axis, foci at 0, ±4, eccentricity is 4/5। तो बच्चों अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ें तो एलिप्स आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है क्योंकि उसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। तो अगर आप इस एलिप्स को बनाना चाहें तो आप इस एलिप्स को बना भी सकते हैं। देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पे बना दिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, फोकाई। तो फोकाई से आप लोग समझ जाएंगे ये कौन सा एलिप्स है। फोकाई ±4, 0 नहीं दी है, 0, ±4 दी है। इसका मतलब बच्चों ये जो आपका एलिप्स होगा ये वर्टिकल एलिप्स होगा जो मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूँ लाइक दिस। तो बच्चों ये इस टाइप का एक वर्टिकल एलिप्स होगा जिसका जो मेजर एंड होगा वो वाई एक्सिस के अलाउंग होगा। क्योंकि आप इसके फोकाई को देखिए तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि इसका फोकाई किस टाइप का है, वो 0, ±b टाइप का है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 0,4 और ये हो गया 0, -4। और एसेंट्रिसिटी बच्चों आपको गिवन है 4/5, वो लेस देन 1 होनी चाहिए, वो लेस देन 1 गिवन। तो बच्चों क्वेश्चन तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप इसको अपने वाले एलिप्स से कंपेयर करेंगे तो ये 0, BE की जगह वैल्यू दी है। इसका मतलब BE आपका क्या दिया है, 4 दिया है। BE आपका क्या दिया है, 4 दिया है। और E बच्चों आपका 4/5 है। तो आपका B क्या निकल के आ जाएगा, B आपका निकल के आ जाएगा 5। और बच्चों अगर नॉर्मल एलिप्स होता तो आप यूज करते B² = A² 1 - E²। ये नॉर्मल वाला नहीं है, वर्टिकल वाला है। तो आप A² = B² 1 - E² यूज करेंगे। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे इसमें B की वैल्यू और E की वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास A² की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। और B² आपको क्लियर कट विजिबल है, वो 25। अब बच्चों चेक कर लो A और B में A 3 आ रहा है और B 5 आ रहा है। तो आप क्लियर कट समझ लो ये A लेस देन B है कि नहीं। तुम कहोगे हाँ सर ये A लेस देन B वाला केस है, तभी ऐसा एलिप्स का फॉर्मेशन हुआ। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखना चाहें तो वो होगा x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। तो सभी बच्चों को ये एलिप्स का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको क्लियर कट विजिबल और क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आता होगा। जिस तरह से बच्चों आपने शिफ्टेड पैराबोला पढ़ा था उस तरह से शिफ्टेड एलिप्स भी होता है। तो किसी भी इक्वेशन को आप एलिप्स की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया x² + 4y² + 8y - 2x + 1 = 0, ठीक है। तो आप लोग सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये पैराबोला तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पैराबोला होता तो इसमें या तो सिर्फ x² का टर्म होता पूरी इक्वेशन में, या तो सिर्फ y² का टर्म होता।
इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के टर्म्स, इसलिए ये इलिप्स हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट करते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स है, एक्स वाले टर्म्स, और वाई स्क्वायर के साथ जो वाई वाले टर्म्स हो वो कलेक्ट करते हैं। +1 = 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे पैराबोला का आप फॉर्म बनाते थे कि y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 1, वैसे ही बच्चों यहाँ पे आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। जैसे y - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है तो y का कोफिशिएंट ऑब्वियस सी बात है उसमें 1 होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ही से 1 है, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 और -1 करेंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्लस इसमें से पहले वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 1 बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पार्ट जो है ये x + 1 का होल स्क्वायर है, और -1 आ रहा +4 टाइम्स। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, +1 -1 करेंगे यहाँ पे भी। तो आई थिंक बच्चों ये वाला 1 और ये वाला 1 तो कैंसिल हो गया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर +4 टाइम्स, ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया y + 1 का होल स्क्वायर -1। देखिए ये यहां से यहां तक y + 1 का होल स्क्वायर -1 = 0। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने इस शिफ्टेड इलिप्स को पहचाना और उसकी इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म किया। तो दिस इज द, किसी भी जनरल इक्वेशन को इलिप्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या एनालिसिस करना पड़ता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों इसको इलिप्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इलिप्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमें वहां पे 1 बनाना पड़ेगा आरएचएस में। तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आरएचएस में 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, अब आपके पास इलिप्स की इक्वेशन बन करके तैयार हो गई है। और ये बच्चों ये जो है a > b वाला केस है, आप ध्यान से देख सकते हैं a > b वाला केस है, क्योंकि a की जगह आपका 2 दिया है, b की जगह 1 है, तो a > b हुआ। तो आपने देखा किस तरह से एक नॉर्मल इक्वेशन को मैंने इलिप्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे x² / a² + y² / b² = 1 से। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे इसको लिख दीजिए X², इसको लिख दीजिए Y²। ठीक, जहां पर आपका X क्या हो जाएगा, x + 1, Y क्या हो जाएगा, y + 1। अगर हम ऐसे लेट कर लें तो आपके पास ये इलिप्स इस तरह से नजर आएगा। अब बच्चों आप इस वाले इलिप्स के तो सारे स्टैंडर्ड जानते हैं, तो इस वाले इलिप्स के सारे स्टैंडर्ड लगा दीजिए और फिर XY को xy में कन्वर्ट करते चले जाइए, आपके सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जैसे हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं फोकस। फोकस क्या होता है बच्चों, AE, 0। तो बच्चों ये फोकस इस वाले इलिप्स के लिए, यानी ये X Y के कोऑर्डिनेट है। तो बच्चों ए आपका क्या है, 2 है। ई क्या है, ई तो आपको पता ही नहीं, ई अभी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, b² = a² 1 - e² को यूज करेंगे, आपका ई निकल आएगा। b² की जगह है 1, a² की जगह है 4, ध्यान से देख लीजिए 1 - e²। तो ये हो जाएगा 1/4 = 1 - e², यानी e² आया 1 - 1/4, 1 - 1/4 कितना हुआ, 3/4। तो बच्चों e की वैल्यू आ गई √3/2। अब आप चेक कर लो ये <<1 है। तो फोकस है बच्चों क्या होता है, AE, 0। तो ये AE आपका है √3/2, 0। ठीक है, तो ये बच्चों आपको फोकस हो गया। और अगर आप फोकाई लिखेंगे तो ± साइन आ जाएगा, तो आप फोकाई भी लिख सकते हैं। तो फोकाई क्या आएगा, ±√3, 0। अब बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ ओरिजिनल फोकस। आपको ओरिजिनल फोकस निकालने के लिए एक बार जो √3 है ये आपका X है, और जो 0 है वो आपका Y है। तो X को आप करेंगे x के बराबर, ये रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज करेंगे, तब आपका जो है ओरिजिनल
फोकस निकल करके आएगा। तो आपका फोकस जो ओरिजिनल फोकस है वो आप इस तरह से निकालेंगे। तो ओरिजिनल फोकस आपका क्या हुआ, वो हुआ √3 - 1, इसको आप लिखिए √3 - 1, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया -1। दिस इज द ओरिजिनल फोकस। फिर आप उसको एक बार -√3 के बराबर करेंगे तो फोकस का दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस साइन लेंगे और फिर एक बार माइनस साइन लेंगे, क्योंकि दो फोकस फिर निकल आएंगे। उसी तरीके से आप फोकस निकालें, सारी चीजें आप एक एक करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये देखिए कि किसी भी इलिप्स को, जैसे ये आपका शिफ्टेड इलिप्स है, तो शिफ्टेड इलिप्स को हम इलिप्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड शिफ्टेड इलिप्स। शिफ्टेड इलिप्स का मतलब उसका सेंटर 0,0 नहीं है, उसका सेंटर कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो शिफ्ट हो चुका है। वैसे सेंटर क्या होता है 0,0, तो इसका सेंटर क्या होगा भाई, इसका सेंटर आप निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, वैसे तो इस वाले इलिप्स का सेंटर क्या है, वो सेंटर होता है 0,0, लेकिन ये कैपिटल X 0 है, कैपिटल Y 0 है। तो ओरिजिनल सेंटर क्या होगा, ओरिजिनल सेंटर आपका होगा कैपिटल X को 0 कर दीजिए, कैपिटल Y को 0 कर दीजिए, तो वो आएगा -1, समझ में आया। तो ये -1, तो किस तरह से, जैसे आपने पैराबोला में देखा था कि किस तरीके से पैराबोला में हम लोग ये काम करते हैं शिफ्टेड वाला, उसी तरीके से हम लोग इलिप्स में भी ये काम करते हैं शिफ्टेड वाला। तो सारा काम बिल्कुल वैसे ही होता है। पहले शिफ्टेड इलिप्स को आप एक अपने जाने पहचाने इलिप्स में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद जाने पहचाने इलिप्स के सारे स्टैंडर्ड आप लगाइए, फिर उसके स्टैंडर्ड में जो कैपिटल X कैपिटल Y होंगे उनको स्मॉल x y में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास सारे आंसर खुद ब खुद निकल करके आ जाएंगे। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शिफ्टेड इलिप्स, शिफ्टेड पैराबोला को करना काफी आसान होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो तो काफी आसान है, वो तो नॉर्मल सा इलिप्स है, नॉर्मल सा पैराबोला है, सिर्फ उसको कंपेयर करना है y² = -4ax से, x² = -4ay से, और कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आज की क्लास बस ओवर करते हैं।